हेलो एवरीवन, मैं सुभाष कुमार एक बार फिर से टीसीपी एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा सीखे थे। आज आशा करेंगे कि आज आप पूरा सीख जाइएगा। तो उन दो विधियों के द्वारा हम कर रहे थे, जिसमें एक अनुमान विधि था और एक आपका था बीजगणितीय विधि। तो यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं और उसको संतुलित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। ये 3 रासायनिक समीकरण है जिसको हमको संतुलित करना है। तो सबसे पहले इसमें अनुमान विधि से सबसे पहले हम करते हैं। अनुमान विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो अनुमान विधि में हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कहां पर कौन सी संख्या आपको होगी। तो उस संख्या के अनुमान लगाने के लिए सबसे पहले देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद अनुमान लगता है। एल्युमिनियम, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहां पर एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि यहां पर क्लोरीन कितने हैं। तो यहां पर 3 है, एल्युमिनियम 1 है, चलो अच्छा है। क्लोरीन 3 है और इधर क्लोरीन है आपको 1। तब थोड़ा सा अनुमान लगाना है कि यदि इधर 3 से गुना कर दिया जाए तो क्लोरीन तो हमारा बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन यहां 2 रहेगा और यहां 3 रहेगा, हाइड्रोजन असंगत हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि 3 से न गुना करके इसको ऐसी संख्या से गुना करते हैं, चूंकि 2 और 3 का मेल जोल करने वाला जो संख्या है, मतलब उसका लघुत्तम है जो दोनों से कटता है, वो आपको 6। तो हमें किसी तरह से उसे हमें 6 बनाना होगा। इसको हम अगर गुना कर दें 6 से, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको गुना करते हैं 6 से, ठीक है। और जब यहां 6 से गुना मैंने कर दिया, ठीक है, तो क्लोरीन कितना हो गया 6, राइट। और यहां पर क्लोरीन कितना हो गया 3 है, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तब न 2 तिया 6, ठीक है। तो क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन देखिए, आपको 6 हाइड्रोजन यहां पर है। यहां पर कितने हाइड्रोजन है 2। अब 2 में कितना से गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा, राइट। 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया 6। हाइड्रोजन बैलेंस है और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम यहां पर 2 से गुना किया हुआ है, तो यहां भी कितना से करना चाहिए 2 से। अब ये हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। किस विधि के द्वारा? अनुमान विधि के द्वारा। और अनुमान विधि के द्वारा आपके दिमागी कसरत पर निर्भर करता है कि आप अनुमान विधि से समीकरण को कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आप दिमागी कसरत थोड़ा नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा मेहनत ही कर लीजिए और उसको आप बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं मतलब। तो ये चीज आपको करना है अनुमान विधि से। अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सारा प्रैक्टिस करते जाइए, आप पूरा दम समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप अनुमान लगाने के लिए आप इतनी अच्छी तरह से जान जाइएगा कि कहना नहीं है उसका। अब आते हैं दूसरा पर अनुमान लगाते हैं और इन तीनों को अनुमान विधि से करते हैं और इन दोनों को हम बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। क्योंकि इसको भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, वो छोटा सा इक्वेशन है, थोड़ा बड़ा इक्वेशन है, तो इसको हम बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए अनुमान विधि से करना है, तो अनुमान विधि से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट आपको है और नाइट्रिक एसिड
सोडियम नाइट्रेट बन रहा है और H2O प्लस CO2। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए इधर से सबसे पहले लगाते हैं। एक विधि और बताने के लिए हम बोले हैं, वो बहुत आसान विधि है, बहुत अच्छा विधि है। ठीक, वो इतना अच्छा विधि है कि वो आप कह नहीं सकते हैं। वो थोड़ा सा विधि का हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कास्टिंग थोड़ा सा दिखाएंगे उसका, तो देखिएगा। और वो अगर देख लिए तो आपको समीकरण बनाने भी आ जाएगा और संतुलित करने भी आ जाएगा। तो यहां पर आपका कार्बन देखिए 1 है, इधर कार्बन कितना है 1। चलिए अच्छा बात है। सोडियम इधर कितना है 2, इधर सोडियम कितना है 1, इसको 2 से गुना कर देंगे। चलिए सोडियम हमारा बैलेंस हो गया। बात करते हैं देखिए N को, तो सीधा सीधा यहां पर चूंकि N और कहीं नहीं है, NO3 है यहां पर डायरेक्ट, तो NO3 यहां पर भी है। तो NO3 यहां पर कितने हैं 1, और यहां पर कितने हैं 2 से गुना कर चुका है, तो 2 हो जाएगा। तो इसको भी हम 2 से गुना कर देते हैं। हमारा हो गया नाइट्रोजन या नाइट्रेट पूरा नाइट्रोजन का भी कर सकते हैं बात, लेकिन यहां पर चूंकि नाइट्रेट टूट नहीं रहा है तो इसलिए नाइट्रेट को ही डायरेक्ट लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप नाइट्रोजन को भी करके कर सकते हैं, लेकिन वैसे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना पड़ेगा और ऐसे थोड़ा सा कम में ही काम चल जाएगा। तो नाइट्रेट 2NO3 हो गया, यहां पर भी 2NO3 है, अच्छी बात है। अब आते हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन देखिए यहां पर 2 है और यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है। अब लगता है हमारा ये समीकरण बैलेंस हो चुका है। देख लीजिए ऑक्सीजन का बात रहा तो ऑक्सीजन को मिला देते हैं, 3 ऑक्सीजन और यहां पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो 6 3 9 ऑक्सीजन, उधर भी होना चाहिए 9 ऑक्सीजन। तो 2 3 6 ऑक्सीजन यहां पर हो गया, 6 1 7 और 2 9। ये आपको हो गया बैलेंस, ठीक है, ये आपको बैलेंस हो गया। और एक विधि जो बता रहे थे एनालिटिकल विधि, उसमें विश्लेषणिक विधि में, उसके थ्रू आप देखिए कैसे हल करेंगे इसे। जहां भी आपको सोडियम कार्बोनेट दिखे या कार्बोनेट का कोई भी कार्बोनेट दिखे, मेटल कार्बोनेट कोई भी कार्बोनेट दिखे यदि, तो आप Na2CO3 को झट से आप क्या कर दीजिएगा, यहां से CO2 तो पहले कैंसिल कीजिएगा, तो क्या बचेगा Na2O और CO2, सीधा सीधा। अगर यहां CaCO3 रहता तो क्या करते हैं CaO और CO2 ऐसे तोड़ देते हैं, यानी CO2 निकाल के बाकी जो बचता उसको लिख देते हैं। अच्छी बात है, तो ऐसे कर देते हैं। देखिए अब ऐसे कर दिया है मैंने Na2CO3 को, इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है। अब ये आप जानते हैं HNO3, ठीक है, और HNO3 यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 बार क्यों लिखे वो बता दे रहा हूं। देखिए CO2 तो हमारा रिलीज कर जाएगा, खत्म। अब बचता है सोडियम ऑक्साइड। अब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, और ये क्षारीय है और ये क्या है अम्ल है, तो जल तो बनेगा और लवण तो बनेगा। अब जल कैसे बनेगा, तो देखिए यहां पर ऑक्सीजन 1 गो है, और अगर हम 1 लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन कितना है 1, तो 1 हाइड्रोजन की और आवश्यकता है, तो यहां पर इसको 2 बार लिखना पड़ रहा है। तो यहां पर से जल निकल गया और Na2NO3 का यानी NaNO3 2 बार आपको हो गया। तो इस तरह से देखिए जल भी निकला, H2O निकला, CO2 निकला और 2NaNO3 बना। तो ये एनालिटिकल विधि है, इसके बारे में और डिटेल्स में बताएंगे। इसको भी हम एनालिटिकल विधि से भी करेंगे, पहले एनालिटिकल विधि से ही कर लेते हैं इससे, ठीक है। तो हालांकि डिटेल्स में हम किसी और क्लास में, लास्ट इसका क्लास में बताएंगे। देखिए जहां पर अमोनियम का कोई यौगिक दिखे, अमोनियम NH4, उसको आराम से तोड़ दीजिए NH3 और HCl में, ठीक है।
कुछ भी रहे। अगर मान लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयोडाइड रहे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहे, कुछ भी रहे तो उसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, NH4 और मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा रहे आपको Br भी रहे तो उसी तरह से कर देंगे NH3 और HBr, ऐसे करके तोड़ देंगे और बाकी हमारा काम हो जाएगा। देखिए अब देखिए इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया है, NH3 को अलग किया, ठीक है, HCl बाकी बचा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है Ca और OH और OH, ये दो बार CaOH का होल 2, और जल जहां पर निकालना होगा HOH करके आप निकालिएगा, ये जल है, जल को क्या हम H2O लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, HOH बेशक लिख सकते हैं। तो यहां पर जल ऐसे ही निकलेगा। देखिए यहां पर OH है और देखिए ये गैस है, ये क्या है, गैस, ये हट जाएगा। तो OH और उसको चाहिए H, तो H यहाँ कितना है, 1, ठीक है, और इस OH के लिए भी एक H चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये 2 टाइम्स होना चाहिए, यानी ये 2 टाइम्स कहने का मतलब है कि ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, यानी 2NH3 और 2HCl टूटेगा, ठीक है, अच्छी बात। तो यहां पर देखिए ये 2 बार लिखेंगे मतलब कि 2H और यहां पर भी OH, यहां पर HOH, इसको हम 2 बार लिख देते हैं, 2 लगा हुआ है, इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये 2NH3 बाहर और यहां पर से H और ये OH, तो ये मिलके बना H2O, एगो, और यहां पर H और यहां पर OH और ये मिलके बना दूगो, माने दोनों मिलके बन जाएगा H2O, ठीक है, अच्छी बात है। और ये जो Cl2 बचा, ठीक है, और ये रिएक्ट कर लेगा इस Cl2 इससे कंबाइन, बाकी बचेगा सो लिख देंगे, ठीक है, नहीं समझे, एक बार फिर से देखिए, अमोनियम रहेगा तो उसको अमोनिया में तोड़ेंगे, NH3 और HCl, अच्छी बात। CaOH का होल 2 तो OH 2 बार। अब चूंकि चाहिए, देखिए OH और H से मिलकर वाटर बनेगा, वाटर तो बन रहा है, तो वाटर कैसे बनेगा, H और OH से मिलकर बनेगा, ठीक है, तो ये 2 गो होना चाहिए, 2 गो होना चाहिए, इसका मतलब कि ये 2 गो होना चाहिए, तो ये भी 2 गो, और इसको भी हम 2 बार लिख दें, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहां से HOH, एक जल और एक जल, यहां से 2 गो जल और यहाँ CaCl2 बचेगा, तो हमारा बैलेंस कितना हुआ, तो देखिए 2 गो तो ये हो गया, चलिए अच्छी बात है, क्या कि 2 से हमको गुना करना पड़ेगा, ये एक ही रहेगा CaCl2, और H2O कितना है, 2 गो, अमोनिया कितना है, 2 गो, ये हमारा बैलेंस हो गया, समझ गए। तो इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझ में थोड़ा बहुत आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसको आसानी से समझेंगे। करते हैं अनुमान विधि के द्वारा। अनुमान विधि अब क्या करना है, अब तो समझ गए इसको, कहां पर, यहां पर 2 है तो वहां पर करना है, बीजगणितीय विधि के द्वारा करते हैं। बीजगणितीय विधि के द्वारा 1 का करते हैं, क्योंकि इसको मिटा देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देखिएगा नहीं, पता है कि अगर लंबा हो जाता है तो आप लोग नहीं देखते हैं। ये इंटरटेनमेंट वाला वीडियो है नहीं ना कि तुरंत थोड़ा बहुत डांस वगैरह कर दिए, देख लिए 5 मिनट, चलिए अच्छा है, ठीक है, और वैसा वीडियो को बार बार देखते हैं, और जिसमें दिमाग को पेन होता है ना, उस तरह का वीडियो नहीं देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को करते हैं, इसको मिटा देते हैं तब तक, इसको करते हैं बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय विधि के द्वारा
तो बीजगणितीय विधि में करते क्या है बेसिकली, तो बेसिकली करते हैं कि यहाँ पर भी कुछ संख्याएं होंगी, यहाँ पर संख्याएं होंगी, यहाँ पर होंगी, यहाँ पर और यहाँ पर ABCDE मान लेते हैं। ठीक है, तो ABCDE जब मान लिया तो तत्व का समीकरण बनेगा। कितने सारे तत्व हैं बस एक दने देखना है, दूसरा तरफ ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि वही सारे तत्व उधर भी रहेंगे, तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि इधर कुछ रहेगा, इधर दाल चावल डाले उधर चोखा बन गया, ऐसा नहीं होता है। रासायनिक समीकरण में दाल चावल डालेंगे तो उधर खिचड़ी ही बनेगा जिसमें वो मौजूद रहेगा। तो देखिए आपका है सोडियम, ठीक है, सोडियम के लिए समीकरण बनेगा। फिर आपका है कार्बन, उसके लिए बनेगा। ऑक्सीजन है उसके लिए बनाया जाएगा। हाइड्रोजन है उसके लिए बनाया जाएगा। नाइट्रोजन है उसके लिए बनाया जाएगा। और ऑक्सीजन तो पहले हो चुका है। तो इन 5 तत्वों का आप रासायनिक समीकरण बनाइएगा। ठीक है, और ये जो चिन्ह होता है वो बराबर का इक्विवेलेंट होता है, समतुल्य होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप गौर कीजिएगा। ए सोडियम के लिए तो देखिए यहां 2 और ए से गुना किया हुआ है तो 2A हमारा हो गया। अब इधर सोडियम है क्या, नहीं है, कहां है, तो इसके लिए बराबर C से गुना किया हुआ है, एक समीकरण बन गया। ठीक है, एक बीजगणितीय समीकरण। कार्बन के लिए आएंगे। ठीक है, तो कार्बन देखिए कहां से कहां तक चलेगा से, कार्बन इधर A से गुना किया हुआ है, A से A को कार्बन गुना किया हुआ है तो A। अब इधर कार्बन है क्या, तो इसके लिए बराबर कार्बन इधर E से गुना किया हुआ है। दूसरा समीकरण कंप्लीट। आते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखिए यहां पर है तो 3 गो है और A से गुना किया हुआ तो 3A। ठीक है, और ऑक्सीजन यहां पर है तो फिर प्लस का चिन्ह इसके लिए देंगे ना। और फिर यहां ऑक्सीजन है 3B। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन के लिए 2 जगह है, यहां पर भी है यहां पर भी है तो 3A अब प्लस 3B। ठीक है, और फिर इसके लिए बराबर का चिन्ह देंगे और यहां 3C, 3 से C से गुना किया हुआ है, और यहां पर है D प्लस D। ठीक है, और फिर यहां भी ऑक्सीजन है प्लस 2E। ये समीकरण तो बहुत लंबा हो गया, उससे अकबकाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे समीकरणों का उपयोग हो ही जाएगा, ये आप देखिएगा खुद। आते हैं हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन आपका हो गया, यहां से देखिए हाइड्रोजन इधर तो है नहीं, हाइड्रोजन B से गुना किया हुआ है और इधर तो है फिर नहीं हाइड्रोजन, फिर इसके लिए बराबर का चिन्ह। हाइड्रोजन 2D से गुना किया हुआ है, बाकी जगह हाइड्रोजन नहीं है 2D। ठीक है, नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन इधर है नहीं, यहां पर है तो ये B से गुना किया हुआ है और फिर इसके लिए बराबर का चिन्ह, और नाइट्रोजन यहां पर है C से गुना किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया बीजगणितीय समीकरण। मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये आपको 4 है और ये आपको 5 है। 5 इक्वेशन, जितने सारे तत्व उतने सारे इक्वेशन बनेंगे। अब करते क्या है कि कोई एक जगह पर ABCD कुछ के जगह पर आप कुछ भी मान लीजिए, हम जनरली 1 मानते हैं, आप कुछ भी कितनों भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 मान लेते हैं। चलिए मान लिया कि A बराबर 1, कितना, A बराबर 1, ये क्या किया हमने, मान लिया। गणित में ज्यादातर मानते हैं और उसके बाद समीकरण सत्यापित होता है, उसके बाद पता चलता है किसका कितना मान है। चलिए A बराबर जब हमें 1 माना तो समीकरण 1 देख रहे हैं आप, समीकरण 1, इसमें 1 मान रखेंगे तो आ जाएगा C का मान। देखिए समीकरण 1 में A बराबर अगर 1 रखने पर
तो 2 गुने 1 बराबर C, यानी 2 बराबर C या C बराबर 2। तो ये हमारा हो गया क्या, C का मान। चलिए C बराबर 2। अब आप लोग गणित में यदि अच्छे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए दूसरा समीकरण, देखिए A और C का वैल्यू निकल गया है, B का वैल्यू कितना, तो देखिए यहां पर A बराबर आपको वैल्यू जब निकल गया है तो A बराबर यदि 1 है और A बराबर E है तो E बराबर भी 1। क्या है कि समीकरण 2 में A का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या है, A बराबर E है ना, तो A की जगह कितना रखेंगे 1 बराबर E या E बराबर 1। तो हमारा E बराबर कितना आ गया 1। चलिए ACE का मान हमने निकाल लिया है, ठीक, अच्छी बात है। अब आते हैं B का मान पर। तो देखिए जितना C का मान है ना उतना ही B का मान है, किससे, समीकरण 5 से। तो C का मान कितना है 2 है, तो B का मान भी कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। ABCE, बात रह गई D की मान निकालने की कि D बराबर कितना है। तो यहां पर देखिए इस समीकरण में D है, इस समीकरण में D हमारा मौजूद है, तो इसमें हम B का मान रख देंगे तो D का मान निकल जाएगा। तो देखिए B बराबर कितना है 2 बराबर 2 और गुने D का मान तो हमको निकालना ही है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ 1 बचेगा एक बार में, तो कितना आ गया 1 बराबर D या D बराबर 1। पर बोलिए कि इसका समीकरण का यूज हुआ, नहीं हुआ, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो D बराबर कितना हो गया 1। तो ABCDE सबका मान निकल चुका है। अब बोलिएगा कि तो समीकरण कहला बनाए थे जब यूज नहीं था, तो इससे भी आप मान को निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये समीकरण हमको सत्यापित हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, देख लीजिए समझ के लिए देखिए बराबर है कि नहीं उसके लिए 3 गुने A का मान 1 और प्लस 3, चलिए 3 है, B का मान 2 बराबर 3 गुने C का मान 2 प्लस D माने 1, ठीक है, और फिर प्लस 2 गुने E का मान 1, ठीक है। ये समीकरण को वेरीफाई करते हैं तो देखिए 3 गुने 1 3 होता है, प्लस 3 दूनी 6 होता है, बराबर 3 दूनी 6 होता है, प्लस 1 और 2 एकम 2, ठीक है, अच्छी बात। 6 3 9 हो गया और यहाँ भी 6 1 7 और 2 9 हो गया। देखिए समीकरण है, सब सही है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप इसी से निकालें, साधारण समीकरण से भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसमें भी अगर D का मान निकालना होता तो बाकी सब का मान रख के हम D का मान निकाल सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बड़ा समीकरण थोड़ा सा है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो समीकरण आया वो सब पूर्णांक में आया। यदि ये सब पूर्णांक में नहीं आता तो पूर्णांक में लाने के लिए जो उसके हर में जो संख्या होता है, भिन्न पूर्णांक नहीं रहेगा तो भिन्नांक रहेगा, जिसे मान लेते हैं 1/4 रहेगा, ठीक है। तो इसके हर में जो संख्या रहेगा उतना से हम गुना कर देंगे, ठीक है, तो हमारा पूर्णांक आ जाएगा। अगर ऐसा बात रहे तो ठीक है, और नहीं रहे तो कोई बात नहीं, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इसके मान को रख देंगे, यानी ABCDE के इस मान को रासायनिक समीकरण में रखने पर A के जगह कितना मान है 1 यहां लिखें अथवा ना लिखें कोई बात नहीं, 1 किसी के गुना में आगे रहता ही है, ठीक है। B का मान यहां पर 2 हमें रखना होगा, 2 रख दिया मैंने, ठीक है, 2 रख दिया, अच्छी बात। C का मान 2, तो C का मान यहां पर 2 मैंने रख दिया। D का मान 1 लिखे अथवा ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 है तो। और E का मान कितना है 1 लिखे अथवा ना लिखे कोई बात नहीं। देखिए ये हमारा समीकरण हो गया बैलेंस, ठीक है,
समीकरण बस मिला लीजिए, 2 गो सोडियम यहाँ पर, 2 गो सोडियम यहाँ पर, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, ऑक्सीजन कितना 3, और यहाँ पर कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 3 9 गो ऑक्सीजन, तो उधर भी 9 गो ऑक्सीजन होगा, देखिए 3 दूनी 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस करने का तरीका हो गया बीजगणितीय विधि के द्वारा। देखिए कोई यदि तत्व अगर टूट नहीं रहा है, कोई मूलक, तो उसको हम डायरेक्टली मान सकते हैं, डायरेक्ट भी मान सकते हैं। उसके लिए फिर हमको नाइट्रोजन वगैरह ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए और थोड़ा सा इसको एक और मेथड के थ्रू इसको करते हैं, माने ये मूलक के लिए। आशा करते हैं कि इतनी देर में आप लोग वीडियो को रोककर उतार लिए होंगे। तो देखिए यहां पर NO3 है और फिर इधर NO3 है, बाकी N का कोई नहीं है। तो N का जब कोई नहीं है तो हम NO3 को हम एक मान सकते हैं। देखिए हटा रहे हैं थोड़ा सा, NCOH, ठीक है, और N और O इसको मिटा देते हैं। O के लिए तो रहेगा ही, O के लिए रहेगा समीकरण जो O का है, लेकिन NO3 का आपको डायरेक्ट NO3 का आप कर सकते हैं। हाँ, ये रूल तब अप्लाई करना है जब NO3 दो भाग में, जैसे कि NO3 और प्लस NO2 है तो आपको N मानना पड़ेगा। लेकिन NO3 आपको टूट नहीं रहा है, NO3 जस के तस है उस साइड, तो मान सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर टूट रहा है तो वहां पर नहीं मान सकते हैं, ठीक है। NO3 देखिए कैसे है इसे, NO3 कितना से गुना किया हुआ है, यहाँ पर A B C माना था हमने, D माना था और E माना था। NO3 कितना से गुना किया हुआ है, 20 से। चलिए अच्छी बात, 20 से बराबर NF भी है कितना, C से, ठीक है। तो ये समीकरण आपको बनेगा और इसमें भी उसी तरह से मान रखिएगा, वही चीज आपको आ जाएगा। तो इस तरह से बीजगणितीय विधि के द्वारा हम समीकरण को संतुलित करते हैं। दूसरा जो समीकरण था हम लोग का वो था NH4Cl प्लस CaOH का होल टू एरो डैश CaCl2 और प्लस H2O और प्लस NH3। अच्छी बात है। तो इस समीकरण को संतुलित करना है बीजगणितीय विधि के द्वारा, काम वही करना है, ठीक है। क्या काम करना है, यहां पर मान लेंगे A, यहां पर मान लेंगे B, और यहां पर मान लेंगे C, यहां पर मान लेंगे D, यहां पर मान लेंगे E, ठीक। करना क्या है कि अब यहां पर थोड़ा सा कोष्ठ वाला आ गया, प्रॉब्लम थोड़ा सा होगी, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी। कंफ्यूज कर जाते हैं, देख के अकबका जाते हैं कि अरे ये कौन सा जानवर आ गया बीच में, जिसको हम पहले कभी नहीं देखे हैं, ठीक है। देखिए, नहीं देखें तो देख लीजिए। तो इसको देखिए CaOH का होल टू लिखा हुआ है ना, तो आप इसको समझेंगे, इसको देखिए तोड़ दीजिए, बस ऐसे लिखा हुआ है, कॉमन करके दो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। उसको मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, आगे पढ़िएगा या पीछे भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे समझेंगे इसको, और कोई ज्यादा बात नहीं है। यहाँ पर कितना समझेंगे, ऑक्सीजन कितना है तो 2 है, और हाइड्रोजन में कितना है 2 है, बस काम खत्म। तो ये चीज अब समझिएगा यहां पर। और सबसे पहले तत्वों को जान लेते हैं, N, ठीक है। फिर तत्व इधर कितना है, क्या क्या कौन से तत्व है, तो हाइड्रोजन, ठीक। फिर है क्लोरीन, फिर क्या है कैल्शियम, फिर क्या है ऑक्सीजन, फिर क्या है हाइड्रोजन, तो पहले हो चुका है, अच्छी बात है। और कुछ तत्व नहीं है, और यही सारे तत्व वो साइड होंगे।
करना क्या है, वही जस्ट जो पुरानी बात थी उसको करना है। यहाँ से n के लिए समीकरण बनाना है, तो n यहाँ कितना से गुना किया हुआ है, a से। n इधर है क्या, नहीं है, ठीक है, अच्छी बात। इसके लिए बराबर का चिन्ह देंगे, और n कहाँ पर है, इधर तो है नहीं, यहाँ पर। तो a बराबर h के लिए समीकरण बनाना है, तो देखिए h यहाँ पर 4 है और a से गुना किया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 4a। फिर h है क्या, तो इसमें h है, यहाँ पर h कितना है, 2, ये 2 से पहले बता चुके हैं 2, तो 2b प्लस कितना, प्लस यहाँ पर है तो प्लस 2b, और इसके लिए बराबर का चिन्ह, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितना है, तो इधर है नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन है कितना, 2d और 3e, 2d यहां पर हो गया 2d और यहां पर प्लस 3e। क्लोरीन के लिए इक्वेशन बनेगा, देखिए यहां पर क्लोरीन है a से गुना किया हुआ, तो हम लिख सकते हैं a, और इधर तो क्लोरीन है नहीं, इसके लिए बराबर का चिन्ह। क्लोरीन यहाँ 2 गो है जो C से गुना किया हुआ है, तो 2C, और बाकी क्लोरीन है नहीं, ठीक है। कैल्शियम यहाँ पर है जो B से गुना किया हुआ है, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह, और यहाँ पर C, B बराबर C, ठीक है। और ऑक्सीजन में यदि आते हैं तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर कितना है, कितना ऑक्सीजन है, आप बोलिए कि 2 है, हॉल 2 है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2b 2b बराबर ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही जगह पर है D। हमारा जो इसके लिए, जो तत्व के लिए बीजगणितीय समीकरण पूरा हो चुका है। बात करते हैं मानने के लिए। चलिए मानना है हमको, तो मानने के लिए बताए हैं हम, तो a बराबर 1 मानते हैं, आप c बराबर भी 1 मान सकते हैं, d बराबर भी 1 मान के चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। समीकरण एक ही, उसका हल एक ही आएगा, एक जैसा ही आएगा। तो सबसे पहले यहां पर मानते हैं a बराबर 1, ये क्या किया, मान लिया, ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है, मान लिए हैं। तो a बराबर 1 है, देखिए तो यहां पर ये समीकरण 1 है ना, ये 2 है ना, ये 3 है ना, और ये 4 है, और ये 5 है। चलिए तो a बराबर 1 माने हैं, तो देखिए a समीकरण 1 में जरा ध्यान दीजिए कि a बराबर e, यानी e का मान भी 1 ही होगा, चाहे e बराबर 1 रखिएगा तो a बराबर 1 आ ही जाएगा। इतना तो आप लोग गणित में विद्वान होबे करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि a बराबर, देखिए यहां पर, ठीक है। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, ये तो थोड़ा सा बड़ा है। a बराबर 2c, तो हम यहां से c का मान निकल जाएगा, चूंकि हमको a का मान पता है, a का मान कितना है, 1 है, बराबर 2, और c का मान निकालना है, तो ये 2 को इधर भेजेंगे तो कितना आ गया, 1/2 बराबर c, या c बराबर 1/2। देखिए भिन्न में आया ना, c बराबर कितना लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है। अब यहां पर जरा देख लीजिए, b बराबर c, यानी c का जितना मान है उतना ही मान b का भी होगा, तो b बराबर c का मान 1/2, तो b का मान भी 1/2, अच्छी बात, ठीक है। अब a b c e, अब d का मान निकालना है, तो d का मान देखिए यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं यहां से निकालूंगा, क्यों, ये आसान है, इसमें ज्यादा मान पुट करना पड़ेगा, तो ये आसान है। तो देखिए 2 गुने हमें निकालना है d का मान, तो 2 गुने b का मान कितना है, 1/2 है, अब बराबर d, ये 2 से 2 लहर जाएगा, बचेगा 1 बराबर d, ठीक है। अब मतलब कि 1 बराबर d या d बराबर 1,
तो d बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ABCD का मान। ठीक है, तो ये भिन्न में हो गया। हमें क्या क्या करना है, पूर्णांक में लाना है। अच्छी बात है, पूर्णांक में आप ना भी लाएं तो कोई इसको गलत नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये एक जगह पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा देता है कि अणु को हम आधा नहीं कर सकते, परमाणु को अगर रहेगा तो हम आधा उसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्रश्न चिन्ह एक प्रकार का लगेगा, आप पूर्णांक में लिखिएगा वो अच्छा रहेगा, बेहद अच्छा रहेगा। पूर्णांक में कैसे करना है तो देखिए, पूर्णांक में करने के लिए बटा में अगर 2 आ रहा है तो सबके बटा में 2 ही आएगा। अगर बटा में 4 आ रहा है तो सबके बटा में 4 ही आता है। माने ऐसा आपको आ जाता है जो कटने लायक हो जाए। ठीक है, सब देखिए 1/2 1/2 बट्टे में 2, तो जितना में बट्टा में अगर आ गया, बटा में अगर 8 आ गया तो उसको 8 से गुना करेंगे, बटा में अगर 2 आ गया तो 2 से गुना करेंगे। अब बटा में यदि 4 आ गया और 1 का बटा में 8 आ गया तो कितना से गुना करेंगे, 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज करते हैं पूर्णांक में लाने के लिए। तो बट्टा में सबसे ज्यादा जितना रहेगा उतना ही से गुना कर देंगे सब में। अगर मान लेते हैं कि 1 का बट्टा में आ गया 1/8, ठीक है, और 1 वो आ गया 1/4, तो बट्टा में जो सबसे ज्यादा रहेगा उससे गुना कर देंगे। जैसे देखिए 8 से गुना कर देंगे और इसको भी 8 से गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, 2 आ गया, 8 से 8 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे काम करेंगे। ठीक है, बट्टा में जितना ज्यादा रहे उतना से गुना करेंगे पूर्णांक में लाने के लिए। और ये ऐसे आएगा तब करेंगे ये ऑपरेशन। ठीक है, तो बटा में कितना है 2। ठीक है, तो पूर्णांक में लाने के लिए, ठीक ना, पूर्णांक करने के लिए ABCD तथा E में सब में कितना से गुना कर देंगे, 2 से। तो A में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, E बराबर 1 है, 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। C बराबर अगर 1 है, C बराबर 1/2 है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, B बराबर यदि 1/2 है, इसको 2 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, D बराबर 1 है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 1 को 2 से गुना कर देंगे 2। तो हमारा जो रियल जो ये आ गया, ये सारी संख्याएं, यही आपको मान को रख देना है रासायनिक समीकरण में। तो रासायनिक समीकरण में अब A के जगह क्या रखेंगे, A के जगह 2। अच्छी बात, B के जगह कितना रखेंगे 1। 1 लिखें अथवा ना लिखें, गुना में रहता ही है। ठीक है, C के जगह कितना 1 लिखें अथवा ना लिखें, गुना में रहता ही है। ठीक है, अब आता है D के जगह कितना है 2, यहां पर आराम से 2 कर देना है। ठीक है, D। E के जगह कितना है 2 करना है। तो हमारा इस प्रक्रिया द्वारा समीकरण संतुलित हो जाता है। आशा करते हैं कि इतना आप लोग समझ चुके होंगे।